हेलो दोस्तों, आईडीए क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार आज आपके लिए आर्मी जीडी अग्निवीर की जो भर्ती आती है उनके लिए अपन नया बैच लेके आए हैं, सिलेक्शन बैच, जिसके अंदर आपको डेली का 1 वीडियोज मिलेगा। जिसके अंदर पार्ट 1 होगा, यानी कि एक दिन आपको वे वीडियो मिलेगा जिसके अंदर आपको जीके और साइंस के 30 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके नेक्स्ट डे आपका अगला वीडियो आएगा, उसमें मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो डेली का आपको हमारे चैनल आईडीए क्लासेज जयपुर पे डेली का आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा, जिसमें आपकी ओनली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप देख रहे हो इसके अंदर आपको डेली के एक एक चैप्टर मिलते जाएंगे। तो ये बैच है, नया बैच चलाए हैं, कौन सा सिलेक्शन बैच है, जिसमें आपको ओनली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और प्रैक्टिस के माध्यम से यानी कि 30 पेपर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिसके अंदर आपकी केवल ओनली प्रैक्टिस होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, यानी कि द ग्रेट बाथ एक विशाल था। ये यानी कि इसकी आकृति पूछ रही है, ये क्या है। तो मोहनजोदड़ो आपको बताए, सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, इसको सिंध भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में, सिंध भाषा में इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। और ये आपकी जो मोहनजोदड़ो है, ये वर्तमान में कौन सी जगह स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है ना, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कौन से में, लरकाना जिला। इसमें ये स्थित है। तो इसमें इसके अंदर ये पुरातात्विक स्थल है, जिसके अंदर आपका पाया गया है कि इसमें जो ग्रेट बाथ था वो कैसा था, आयताकार था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये थोड़ी सी डिटेल्स है। और इसकी जो आपका मोहनजोदड़ो है, तो इसको खोज किसने की थी, तो आप इसको याद रखोगे कि कौन से 1922 यानी कि 1922 में राखलदास बनर्जी। किसने की थी इसकी, राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिनमें से जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता, किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बता दें, अपन ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। जो आपका ऋग्वेद है, तो सबसे पहले कि ये क्या है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है आपका, सबसे पुराना वेद है। और वेद कितने हैं टोटल आपके, वेदों की संख्या कितनी है, 4। तो कौन कौन से हो जाएंगे, आपका पहला हो जाएगा ऋग्वेद, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा आपका सामवेद, और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद है, ये सबसे पुराना वेद है आपका, और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। और जो ये आपका सामवेद है, इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है, यानी कि संगीत की शुरुआत आपके सामवेद से ही हुई थी। अब बात कर लेते हैं जो आपका ऋग्वेद होता है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि 1028 तो सूक्त दे रखे हैं इसके अंदर, 1028 सूक्त दे रखे हैं। दूसरी इसके चीज, इसके अंदर 10 मंडल दे रखे हैं। कितने मंडल है, 10 मंडल दे रखे हैं। और इसके अंदर 10,600 ऋचाएँ भी है।
इसके अंदर है 10,600 ऋचाएँ हैं। तो ये था, तो इसके अंदर जो आपके 10 पुस्तकें दे रखे हैं, इसको 10 मंडल के रूप में व्यक्त किया गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो आपका है ना, जो आपका भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ये जो आपका गायत्री मंत्र है ना, तो ये कौन से मंडल में दे रखा है? इसको दे रखा है आपके तीसरे मंडल में, यानी कि इसके अंदर जो तीसरा मंडल है, इसके अंदर प्रसिद्ध सूर्य भगवान का वो गायत्री मंत्र है, उसको दे रखा है तीसरे मंडल के अंदर। एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि जो आपका सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो वो आपका कौन से हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जो रजिया सुल्तान है, देश में से किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन? इल्तुतमिश के बारे में। अब बात करते हैं, जो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश है, ये दिल्ली सल्तनत के राजा थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट की थी, और ये कौन से वंश से रिलेटेड थे? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये कौन से वंश से थे। तो ये हो जाएगा आपका गुलाम वंश। उसके बाद में दिल्ली पे पहला वंश आया था गुलाम वंश, दूसरा वंश आया था आपका खिलजी वंश। उसके बाद में तीसरा कौन सा आया था? तुगलक वंश। चौथा आया था आपका कौन सा? सैयद वंश। और पांचवा आया था लोधी को बाबर ने हरा दिया था, लोधी वंश स्टार्ट हो गया था, मुगलों का शासन स्टार्ट हो गया था दिल्ली सल्तनत में। अब ये जो गुलाम वंश थे, इसी में थे इल्तुतमिश राजा था। इसका संस्थापक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था इसका फाउंडर? कौन था? ऐबक था। इसकी हत्या करने के बाद जो इल्तुतमिश राजा बनता है, उसके बाद में आता है कौन? यानी कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो इसका बेटा तो क्या है, वो इतना कैपेबल नहीं रहता है कि वो शासन संभाल सके। तो उसके बाद में इसकी जो बेटी रहती है रजिया सुल्तान, उसने शासन की बागडोर संभाली थी। कब संभाली थी? तो ये आपकी हो जाएगी 1236 में। 1236 में रजिया सुल्तान यहाँ की दिल्ली की शासक बनी थी। और ये जो आपकी रजिया सुल्तान है, वो पहली महिला शासिका थी। पहली महिला शासिका एकमात्र ही है। इसके अलावा भारत के इतिहास में कोई भी महिला, यानी कि जो राजा नहीं बनी थी, एकमात्र महिला है जो आपकी कौन है? रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये दे रखा है कि भारत की संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो भारत की संसद के 3 अंग हैं, यानी कि आपको बता दे, यानी ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इतना ही ध्यान रखें कि संसद में कौन कौन से होता है। एक तो राज्यसभा होती है, और दूसरी होती है लोकसभा। लेकिन जो आपका आर्टिकल 79 दे रखा है, लेकिन उसके अंदर आपके संसद के 3 अंग दे रखे हैं। एक राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है संसद का। तो भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल हो जाएगा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इनके जो आर्टिकल है, यानी कि संसद से रिलेटेड आर्टिकल है, 3 आर्टिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद करने का तरीका है सरला ला। तो ये हो जाएगा 79, यानी से हो जाएगा संसद का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 79। ये हो जाएगा 80 और 81। तो संसद का हो जाएगा 79, रे से हो जाएगा राज्यसभा का हो जाएगा 80 नंबर आर्टिकल, और ले से हो जाएगा लोकसभा 81 आर्टिकल में दे रखा है संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दे रखा है कि भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे बजट के
भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, भारत का वित्तीय विवरण होता है वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 112, यानी कि 112 में। भारतीय संविधान में डायरेक्ट ऐसे नहीं दे रखा है कि भारत का जो, भारत में बजट शब्द का, यानी कि संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इसके लिए जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है बजट में, वार्षिक वित्तीय विवरण को दे रखा है, यानी कि फाइनेंशियल एनुअल ईयर का, यानी कि ये शब्द यूज किया गया है इसके अंदर। अब है ना, अपन बात कर लेते हैं, ये दे रखा है 112 आर्टिकल के अंदर इसको दे रखा है। उसके बाद में बता आपकी क्या होता है कि जो एक प्राकलन समिति होती है, कौन सी? प्राकलन समिति। जो आपकी प्राकलन समिति है, जो जो बजट लोकसभा में पेश हो गया उसकी जांच कौन करेगी? वो करेगी प्राकलन समिति। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल, यानी कि 112 तो ये हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल हो जाएगा 113। उसके बाद में जो आपकी प्राकलन समिति ने जो, यानी कि जो इसकी जांच करेगी वो क्या करेगी? अब इसको पेश करेगी विनियोग विधेयक के रूप में संसद में। विनियोग विधेयक। और इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल कौन हो जाएगा? 114। तो जैसे ये इसकी जांच करेगी और उसके बाद में इसको विनियोग विधेयक में इसको पेश करेगी, तो इसके बाद में ये क्या कर सकती है, यानी कि जो आपकी सरकार पैसे निकाल सकती है। जब तक विनियोग विधेयक में इसको पेश नहीं करेंगे सरकार से अपन पैसे नहीं निकाल सकते। अब बात कर लेते हैं जो आपका एक आर्टिकल 115 है, इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपका दे रखा है महंगाई में, अगर महंगाई हो जाए, मान लो कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके अंदर यानी कि सरकार के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो इनको अपने जो इनको क्या चाहिए? अतिरिक्त पैसे चाहिए। तो ये अतिरिक्त या फिर अनुदान, अतिरिक्त या अनुदान, अनुदान के लिए ये संसद में बिल पेश करना पड़ता है और उसी के बाद में ये एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं भारत की संसद निधि से। तो ये थे चारों आर्टिकल। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? आपको बताया संसद के 2 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं वैसे, है ना? तो इसके अंदर यानी कि जो 2 सत्र चलते हैं इनके बीच में मैक्सिमम अंतर हो सकता है 6 महीने का अंतर हो सकता है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 माह का इसमें मैक्सिमम अंतर हो सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संसद का उच्च सदन कौन सा है? यानी कि जो भारतीय संसद है उनके आर्टिकल कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए, 79, 80 और 81। सरला से आप इसको याद कर सकते हो। सरला संसद हो जाएगा, स से र से राज्यसभा और एल से लोकसभा। तो इनके बारे में अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं हमारी आईडीए क्लासेज जयपुर जो जिसके बेचे चलाए जा रहे हैं, जो आपके बीएसएफ के जो अभी बेचे चल रहे हैं उनके बेच चलाए जा रहे हैं। नए बेचे नेवी जो 2025 का कैलेंडर ईयर है उसके अंदर जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए अगर आप अपनी तैयारी अभी से करोगे तो आपका एग्ज़ाम पेपर क्लियर हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे आईडीए क्लासेस से जुड़ के और हमारे चैनल पे या फिर ऑनलाइन जुड़ जाओ या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी को, यानी कि अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक साइड तो मैं लिख देता हूँ संसद, यानी कि कौन सी? राज्यसभा। इधर लिख देता हूँ लोकसभा। तो जो आपकी राज्यसभा है इसको क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। कौन सा? उच्च सदन। इसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्थायी सदन। ठीक है, और इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? कि संसद का विघटन, यानी कि भी जो पार्टी है अगर उसकी बहुमत खत्म हो जाती है
तो संसद का विघटन हो सकता है, नई सरकार चेंज हो सकती है, लेकिन जो राज्यसभा है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इनके जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इनके जो टाइमिंग पीरियड होता है, टर्म होता है, वो कितने का होता है? 6 साल का होता है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और इनके जो राज्यसभा में कोई अगर आना चाहता है तो उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए? वो आदमी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, यानी कि 35 वर्ष। और इसके लिए होनी चाहिए मैंडेटरी कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको डिटेल ध्यान रखनी है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो आपके 6 साल का टाइमिंग पीरियड होता है, लेकिन हर साल, हर तीसरे साल यानी कि 1/3, यानी कि हर 2 साल 1/3 मेंबर इससे रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रसिद्ध खदान है जो खेतड़ी, वो आपके कौन से राज्य में हो जाएगा? राजस्थान राज्य में हो जाएगा। अब बता दूं कि जो आपके खेतड़ी की खदान है, ये क्या है? 3 मेटल पाए जाते हैं राजस्थान में, जस्ता हो गया, तांबा हो गया और चांदी। तो ये क्या है? अयस्क के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये अलग अलग नहीं पाए जाते, ये तीनों मिक्सर में पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि यानी कि जो आपका चांदी हो गया और जस्ता हो गया और ये तांबा हो जाएगा, ये तीनों क्या है? अयस्क के फॉर्म में पाए जाते हैं और राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें से है ना, जो जवार खान होती है वो किसके लिए फेमस है? जवार खान वो आपके किसके लिए है? जस्ते के लिए। और जो आपका खेतड़ी है, चांदी के लिए भी फेमस है। ये तीनों खदान, इन तीनों खदानों में मिक्स फॉर्म में मिलती है ये तीनों चीज़ें। तो ये टॉप प्रोड्यूसिंग, यानी कि तीनों राज्य, जो तीनों चीज़ें हैं, इनके लिए राजस्थान ही टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो असम राज्य में डिगबोई क्षेत्र है। तो ये कौन सी चीज़ के लिए फेमस है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो इसके बारे में, जो आपका प्राकृतिक पेट्रोलियम है वो आपकी 3 जगहों पे पाया जाता है। एक तो असम का डिगबोई क्षेत्र, असम में तो हो जाएगा डिगबोई। उसके अलावा जो आपका गुजरात है, गुजरात में कहाँ पे पाया जाता है? ये खंबात में, खंबात और अंकलेश्वर में। और आपको बता दूं, जो आपका अंकलेश्वर है, यहीं पे वसुंधरा नाम का पहला कुआं स्थापित किया गया था, अंकलेश्वर में वसुंधरा नाम का। उसके बाद में आता है जो आपका महाराष्ट्र है, वहाँ पे कौन सी जगह है? बॉम्बे हाई। ये आपकी कौन सी है? बॉम्बे हाई जगह है, वहाँ पे तेल के लिए फेमस जगह है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में जो आपका केगा है वो किसके लिए फेमस है? ये हो जाएगा आपका नाभिकीय, यानी कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, यानी कि न्यूक्लियर संयंत्र पाए जाते हैं यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय संदिर संयंत्र हो जाएगा कर्नाटक का केगा। इसके अलावा भी आपके एग्जाम में 1-2 और पूछे जाते हैं, जैसे कि तारापुर हो जाएगा, वो कौन से राज्य में है? तारापुर। उसके अलावा रावतवाटा पूछा जाता है। तो यह आपके कौन कौन से राज्य में हो जाएगी? जो आपका तारापुर है वो तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, और ये हो जाएगा आपके कौन से राज्य में? राजस्थान में। यह आपको ध्यान रखना है। और आपका कर्नाटक वाला कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक में कौन सा परमाणु संयंत्र है? केगा हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में। कौन सा हो जाएगा इसका, नागालैंड राज्य। और आपके पंडवानी पूछा जाता है जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो भरतनाट्यम है जो कौन से राज्य का फेस्टिवल है, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य है ये, तो कौन से राज्य का हो जाएगा, ये आपके तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कौन सा, भरतनाट्यम। अब आपको बताया कि जो भरत मुनि था उनकी नाट्य शास्त्र किताब थी, इसके अंदर भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको 8 भागों में यानी कि 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं। तो उसके अंदर जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो केरल राज्य हो जाएगा आपका। केरल में 2 है, एक तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और आपका कथकली। तमिलनाडु का ये आपका हो ही गया। उसके अलावा असम है, जो आपका असम राज्य है, उसमें कौन सा है, सत्रिया। और उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत में कौन सा है, वो आपका हो जाएगा कथक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि किस खिलाड़ी की बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपकी प्रसिद्ध किताब है, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी दे रखी है। इसके अंदर जो हो जाएगा आपका प्लेइंग इट माई वे। इसके अलावा भी आपके 2-3 जो एक फेमस खिलाड़ी हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के, उनके बारे में भी आपको ये दे रखी है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो होती है आपकी माइंड मास्टर पूछी जाती है। कौन सी किताब, माइंड मास्टर। तो ये आपकी हो जाएगी भारत के जो चेस महान खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। यानी कि भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो विश्वनाथ आनंद है, और इनकी एक किताब है कौन सी, माइंड मास्टर। उसके बाद में आती है गोल किताब, यानी कि जो गोल करते हैं, तो वो कौन किसकी थी, मेजर ध्यानचंद की। और एक आपकी MC मेरी कॉम की भी किताब थी, वो कौन सी थी आपकी, अनब्रेकेबल। तो ये किसकी थी, MC मेरी कॉम। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं 3 किताब। एक ये होगी प्लेइंग इट माई वे, माइंड मास्टर आपकी विश्वनाथ आनंद की किताब है, गोल आपकी मेजर ध्यानचंद की, और अनब्रेकेबल है वो किसकी है, MC मेरी कॉम की। उसके बाद में दे रखा है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी, अमरावती। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों की का सदस्य नहीं है। अब जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो 7 राज्य हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, सिक्किम राज्य। 7 सिस्टर्स बोला जाता है जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको। तो उनमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा, और असम हो जाएगा। तो ये 7 राज्य आपके 7 सिस्टर्स में आते हैं, और ये सिक्किम नहीं आता उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ये आपके जीके के 15 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता दूं हमारी IDA क्लासेस जयपुर है, वहाँ पे गारंटी बैच चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी को यानी कि
जो बच्चा अपनी तैयारी को अपनी कंप्लीट स्टडी से करना चाहता है वो गारंटी बैच में ज्वाइन हो सकता है। उसके अंदर आपका डेली रूटीन यानी कि शेड्यूल वाइज क्लासेज होती है, एक अलग से टीचर रखा जाता है, वो आपकी तैयारी करवाता है, आपके 24 घंटे आपके साथ रहता है, आपको कंप्लीट जो टाइम टेबल दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करवाता है। तो आप हमारे गारंटी बैच को ज्वाइन कीजिए। तो अब आगे चलते हैं, अब आप आएंगे साइंस से रिलेटेड। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कौन सा, कि कौन सा कथन यानी कि जो सही कथन है उसकी पहचान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती का असाई मात्रक क्या है। तो जो आपकी आवर्ती होती है उसका असाई मात्रक कौन सा होता है, वो आपका होता है हर्ट्ज। कौन सा होता है, हर्ट। ये ओम किसका मात्रक होता है, ये आपका होता है प्रतिरोध का। किसका होता है, प्रतिरोध का। ये वोल्ट होता है, ये किसका होता है आपका विभवांतर का। उसके अलावा ये जूल होता है, वो किसका होता है आपका कार्य का मात्रक या फिर ऊर्जा का भी मान सकते हो। अब बताओ जो आपका 1 HP होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। 1 HP हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 746 वाट। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि जो तोप फायरिंग के बाद जो यानी कि तोप पीछे की ओर हटती है वो क्यों हटती है, इसका रीजन पूछ रहा है। तो आपको बताया कि न्यूटन जो भारत के क्या विश्व के महान लेके वो है खोजकर्ता न्यूटन, जिन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग यानी किस नियम के अकॉर्डिंग हो जाता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, तीसरा नियम न्यूटन का। तो इसके अकॉर्डिंग गति के जो तीसरा नियम है उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर अपन आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही बल पीछे की ओर भी लगता है। तो ये आपका कौन सा नियम हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा गति का। तीसरे नियम के अकॉर्डिंग इसको दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है, यानी कि ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक होता है। तो आपका जो ड्यूटेरियम होता है वो किसका समस्थानिक होता है, आपका हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, फिर होता है आपका ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है आपका ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जो आपका D2 है इसके ऑक्साइड D2O होता है, जो कि भारी जल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है D2O। अब बात करते हैं लोहे पे जंग लगना, कौन सी अभिक्रिया के कारण लोहे पे जंग लगता है। तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। और जो आपकी लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, वो आपको बोला जाता है वो संक्षारण इसको बोला जाता है। लेकिन जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है उसको। ठीक है, और इसके जो बचाने के लिए यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, ये पहले बात तो लोहे पे जो जंग लगता है वो किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है इसके ऊपर। तो इसको यानी कि जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें क्या यशद लेपन या फिर रंग किया जाता है, जिससे कि जो कि ऑक्साइड नहीं बनता और आपके लोहे पे जंग नहीं लगेगा। उसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों में मेल खाता है। जो आपका हाइड्रोजन तत्व है इसको क्या है, आवर्त सारणी में कोई भी फिक्स स्थान नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि ये 2 ग्रुप है उनके साथ समानता दर्शाता है। तो वो कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे, एक तो पहला और 17वां। आपको बताया 17 की भी वो संयोजकता होती है +-1 होती है, और हाइड्रोजन की है ना जो संयोजकता +1 भी होती है और क्या होती है -1 भी होती है। और जो आपका 17वां वर्ग है उसकी -1 होती है संयोजकता। तो ये -1 भी दर्शाता है, और पहले ग्रुप की जो संयोजकता होती है +1 उसके भी गुणधर्म दर्शाता है। तो इसको आवर्त सारणी में फिक्स स्थान नहीं दिया गया।
अब बात कर लेते हैं जो आपकी आवर्त सारणी होती है, उसके अंदर जो आपके क्या क्या होते हैं, उसके अंदर आपके 7 तो आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, उनकी संख्या 7 दे रखी है और 18 वर्ग दे रखे हैं। ठीक है, जो 18 वर्ग है इनमें से जो पहला वर्ग है उसका नाम होता है क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु होता है, सॉरी क्षारीय धातु। दूसरा वर्ग होता है उसको बोला जाता है आपका क्षारीय मृदा धातु। और जो आपका 17 समूह होता है, 17वां, उसको बोला जाता है हेलोजन समूह भी बोला जाता है। और जो आपका 18वां वर्ग होता है यानी कि 18वां समूह होता है उसे कौन सा, अक्रिय गैस तत्व भी बोले जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड। यानी कि जो चींटी का डंक है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप बताओ कि जो आपका टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है। तो वो किस में पाया जाता है, आपका इमली के अंदर पाया जाता है। और जो आपके सिट्रिक एसिड होते हैं जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। उसके अलावा एक दो और पूछे जाते हैं, जो आपका एसिटिक एसिड होता है वो आपका सिरके में पाया जाता है। एस्कोर्बिक है जो आपके किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि जो आपका क्लोरीन है उसकी परमाणुकता कितनी होती है। यानी कि जो आपका क्लोरीन होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, जो नेचुरल जो भारत के खनिज होते हैं उनमें, यानी कि जो भारत जो खनिज होते हैं वो किस फॉर्म में पाया जाता है, आपका क्लोरीन। तो ये हमेशा क्लोरीन होता है जो क्लोरीन के 2 अणुओं के फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि क्लोरीन हमेशा आपको Cl2 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, परमाणविक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जो आपका मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो आपकी होती है लीवर। अब जो लीवर की स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, अब हिपेटोलॉजी बोला जाता है। जो आपका लीवर का वेट होता है वो 1.5 kg यानी कि 1500 से 1600 ग्राम होता है, आपका लीवर का वेट होता है। ठीक है, और एक आपकी जो लीवर से रिलेटेड बीमारी होती है वो हेपेटाइटिस होती है। यानी कि जो लीवर में सूजन आ जाता है उसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। उसके अलावा जो आपका लीवर है ये यानी कि शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी लीवर को ही बोला जाता है। लीवर यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो आप, वो कौन सा होता है, आपका लीवर ही होता है। उसके बाद में जो आपका लीवर से रस निकलता है उसको क्या बोला जाता है, बाइल जूस बोला जाता है। वो कहाँ से सीक्रेट होता है, वो आपके लीवर से सीक्रेट होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो जो आपका रक्त परिसंचरण आता है उसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज। उसके बाद में बता दूं, जो आपका हार्ट है यानी कि जो रक्त परिसंचरण से रिलेटेड स्टडी होती है इसको बोला जाता है एंजियोलॉजी बोला जाता है। जो हार्ट से रिलेटेड होती है उससे संबंधित अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको कार्डियोलॉजी उसको बोला जाता है। और जो आपकी ब्लड से रिलेटेड होती है उसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी। अब जो आपका ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, ब्लड में आपका 55% तो आपका क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और जो आपका 45% है इसमें क्या, रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्परकल्स पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, वो आपका हो जाएगा अमरूद में पाया जाता है आपका विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यानी कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका विटामिन के। यानी कि जो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं होने का कारण क्या है, विटामिन के। अब बात कर लेते हैं जो विटामिन्स होते हैं, इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है आपका वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल। तो आपके जो विटामिन बी और सी होता है वो आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, और उसके बाद में जो ए, डी और ई और के, यानी कि ये चार विटामिन होते हैं, वो किस में सोल्यूबल होते हैं, आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। जो आपका विटामिन बी होता है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल या न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है। यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति में से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह कौन सा नियम होता है? जो आपका न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम, यानी कि गति का पहला नियम। उसमें दिया गया है कि अगर कोई वस्तु हमेशा गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहने की कोशिश करती है, अगर वो विरामावस्था में है तो वो हमेशा विरामावस्था में रहने की कोशिश करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम। और तीसरा नियम है उसको क्या बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, गति का तीसरा लॉ होता है। अब बात करते हैं कि शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए कौन से यानी कि यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताए डॉक्टर यूज करता है, वो कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप। कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप। ये होता है दूर की वस्तुओं को, यानी कि टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को। ये जो आपका पेरिस्कोप होता है वो जल के अंदर, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। तो ये पूछ रहा है कि धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा होता है आपका एमीटर। और जो धारा का मात्रक होता है वो कौन सा होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। जो आपका वाट मीटर होता है वो किसको मापने के लिए होता है, आपका विभवांतर को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये आज आपकी क्लास थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कल नया वीडियो आएगा जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे।